ओके। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिवदयाल दाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीए डिजिटल क्लासेस पर। तो विद्यार्थियों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बोर्ड के विद्यार्थियों की बेहद मांग थी। उसी मांग को देखते हुए एनसीए आपके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इस परीक्षा पर आधारित सभी विषयों के मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया है। बारी बारी से आपको सभी विषय के मॉडल पेपर जो है वो सब्जेक्ट वार, है ना, हर सब्जेक्ट का टीचर आपको सोल्व करवाएगा। मैं शिवदयाल दाकड़ आपको एग्रीकल्चर के जितने भी मॉडल पेपर हैं, लगभग में अपन बात करें तो हर सब्जेक्ट के आपको 5 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आज प्रारंभ कर रहा हूं, पहला जो अपना प्रश्न पत्र होगा, या मैं कहूं कि मॉडल पेपर जो होगा, वो कृषि विज्ञान का है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन जानते हैं कि परीक्षा जो होगी वो किस आधार पर, क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या क्वेश्चनों का पैटर्न रहने वाला है, वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो विद्यार्थियों, अपन बात कर लेते हैं। आपके 3 सब्जेक्ट अपन बात करें, जैसे हिंदी इंग्लिश की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, जैसे अपन बात करें कृषि विज्ञान, इसके अलावा कृषि जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, और एक है कृषि रसायन विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट की अपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपन ये 3 सब्जेक्ट का मैं पैटर्न बता देता हूं। परीक्षा का जो पैटर्न है विद्यार्थियों, क्या क्या रहने वाला है, एक बार देखिएगा आप सभी। देखो, कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब इनमें पैटर्न क्या रहेगा, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं चारों सब्जेक्ट जो है, चारों सब्जेक्ट में सॉरी आपके तीनों सब्जेक्ट जो है, तीनों सब्जेक्ट में आपके जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। यानी कि सबसे पहले अपन बात करें, आपका पेपर जो है वो 4 भागों में विभाजित करेंगे, है ना। सबसे पहला जो खंड रहेगा, 4 भाग रहेंगे, उसमें सबसे पहला जो है वो रहेगा आपके अ भाग। कौन सा भाग रहेगा? अ भाग रहेगा। अ भाग की अपन बात करें तो इस अ भाग की अपन बात करें, इसमें क्वेश्चन संख्या आपके 1 होगी, और इस क्वेश्चन में आपके क्या है 10 क्वेश्चन होंगे टोटल। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर कुल जो प्रश्न है, पहले के अंदर कुल प्रश्न जो रहेंगे वो आपके कुल प्रश्न रहेंगे 10। कितने रहेंगे? 10% रहेंगे, ठीक है। पहले में कितने क्वेश्चन आएंगे? पहले में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना है। और इन सभी क्वेश्चनों का अंक भार अपन बताएं तो 1 नंबर के ये सारे क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं। क्वेश्चन जो पैटर्न है वो पैटर्न किस एक तरह का रहेगा, यदि अपन यहां पर प्रश्न जो है, प्रश्नों की बात करें, प्रश्न जो है, प्रश्न पैटर्न की अपन बात करें तो वो किस टाइप के रहेंगे? वो रहेंगे आपके, ध्यान रखना, अबसद वाले, अर्थात आपको क्वेश्चन और उसके जो आंसर है वो अबसद के रूप में देंगे। उनमें से जो भी आपके राइट ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके इस आधार पर ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो संख्या है वो दो है, इसमें आपके टोटल कुल प्रश्न 4 रहेंगे। कितने रहेंगे? कुल प्रश्न जो है वो आपके 4 रहेंगे, ध्यान रखना 4 प्रश्न यहां पर रहने वाले हैं। पैटर्न की बात करें, यहां पर भी आपको पता है प्रश्न का जो पैटर्न होगा, प्रश्न पैटर्न की अपन बात करें तो वो आपको खाली स्थान वाले मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? खाली स्थान वाले मिलेंगे, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलो, यहां पर अपन बात करें, इनका भी अंक भार कितना होगा? प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार होगा वो कितना होगा? 1 नंबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3, यहां इसके अंदर कुल प्रश्न जो रहेंगे वो रहेंगे आपके कुल प्रश्न वो रहेंगे 8%। ध्यान रखना कितने परसेंट रहेंगे? 8%। और 8% का जो उत्तर है, यहां पर प्रश्न पैटर्न रहेगा। प्रश्न पैटर्न क्या होगा? प्रश्नों का पैटर्न होगा, आपको जो 8% मिलेंगे, इनका जो उत्तर है वो उत्तर आपको किस में देना है? एक शब्द में देना है। उत्तर किस में देना है? एक शब्द के अंदर इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। इनकी भी अंक भार की बात करें तो इनका भी अंक भार कितना होगा? बोलो, 1 नंबर का इनका होगा, ठीक है। इसके बाद ये हो गए। अब इसके बाद अपन आगे बात करें, आगे बात करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर 15 तक,
है ना। क्वेश्चन 4 से लेके 15 तक जो आपके रहेंगे ये आपके प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखना है, लगभग इनका आंसर देना है आपको 50 शब्दों में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन 4 से 15 तक जो रहेंगे इनका उत्तर आपको देना है, उत्तर लगभग ध्यान रखना है लगभग 50 शब्दों में देना है। कितने में? 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। 4 से लेके 15 तक जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इनके अंक भार की अपन बात करें तो प्रत्येक प्रश्न यहां पर रहेगा 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 नंबर का यहां पर क्या है आपके अंक भार रहने वाला है। तो इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन अपन 4 से 15 तक अपन ने देख लिए। इसके बाद अगली मैं एक स्लाइड और लेना चाहता हूं विद्यार्थियों, है ना। अगले अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर अपन 16 की बात करेंगे, ठीक है। 16वां जो क्वेश्चन होगा, यहां पर 16वें के साथ साथ मैं 3 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, 16वां, 17वां और क्वेश्चन नंबर 18वां। ये जो 3 प्रश्न होंगे, ये 3 प्रश्न आपके रहेंगे, आपको कोई सा भी प्रश्न दिया जाएगा, इनका उत्तर जो है, उत्तर देना है आपको, उत्तर इनका 100 शब्दों में देना है। किस में देना है? 100 शब्दों में इनका आंसर देना है। यदि अंक भार की बात करूं तो प्रत्येक प्रश्न यहां पर ध्यान रखना है, प्रत्येक प्रश्न का मतलब है कि 16 से 17, 16, 17, 18, प्रत्येक प्रश्न 16 से जो आपके 18 है, याद रखना प्रत्येक प्रश्न का मतलब क्या हो गया, 16 से 18, प्रत्येक प्रश्न का अंक भार यहां पर क्या रहेगा, तो याद रखना है यहां पर प्रत्येक प्रश्न का अंक भार रहेगा 3 नंबर, ठीक है। यानी कि 16वां भी 3 नंबर का, 17वां भी 3 नंबर का और 18वां भी 3 नंबर का, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19, और क्वेश्चन नंबर 19 की अपन बात करें, इसमें कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, जैसे अपन यहां पर बात करें कि मक्का की खेती का वर्णन दिए गए बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए, मक्का की वैज्ञानिक खेती का वर्णन दिए गए बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। 4 बिंदु दे देगा, एक बिंदु जो होगा वो 1 नंबर का होगा, तो 4 बिंदु 4 नंबर। यानी कि यहां पर जैसे मान लीजिएगा कोई भी, जैसे मक्का, यहां पर मक्का फसल दी है, ध्यान रखना इसके कितने बिंदु देगा, वो 4 बिंदु देगा। जैसे उसकी जलवायु दे दी, उसके खेती का तरीका दे दिया, 5 किस्मों के नाम दे दिए और 2 कीट और 2 रोगों के नाम, ठीक है। यहां मक्का या इसके अथवा में जैसे उसने चावल दे दिया, तो यहां पर आपको पता है या तो मक्का बढ़िया आता है तो मक्का कीजिएगा, और यदि आपको प्यारे विद्यार्थियों चावल बढ़िया आता है तो चावल के बारे में, जो भी दोनों में से जो भी फसल आपको बढ़िया आती है उसके दिए गए 4 बिंदु एग्जामिनर देगा, उन 4 बिंदुओं के अंतर्गत आपको क्या करना है, उत्तर देना है। और यहां पर जो उत्तर होगा वो उत्तर आपको देना है 200 शब्दों में। कितने में देना है? 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। गुरुजी अंक भार बताओ, तो यहां पर अंक भार जो होगा, मेजर क्वेश्चन है, अंक भार होगा 4 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया, है ना, या तो मक्का कीजिएगा या चावल कीजिएगा, 2 फसलें दे देंगे, 4 बिंदु आपको देगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। 20वें क्वेश्चन में क्या है, जैसे यहां पर भी क्या है, जैसे मान लीजिएगा यहां पर आम दे दिया, ठीक है, और आम के 4 बिंदु दे दिए, या यहां पर मान लीजिएगा यहां पर अंगूर दे दिया, ठीक है। अब यहां पर या तो आम बढ़िया आता है आपको या आपको अंगूर बढ़िया आता है, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं दोनों में से जो भी आपको बढ़िया आता है उसका आंसर आपको देना है। आंसर के लिए वही 4 बिंदु एग्जामिनर रखेगा, सर बता दो जैसे कैसे, जलवायु, है ना, पौधे लगाने की विधि, तीसरा उसके लिए 4 किस्मों के नाम, और उसके बाद चौथा 2 कीट और 2 रोगों के नाम। ये 4 बिंदु आपको एग्जामिनर देगा और प्रत्येक बिंदु 1 नंबर का होगा, तो टोटल अंक भार इसका भी कितना हो गया, इसका भी अंक भार ध्यान रखना है, ये हो गया आपके 4 नंबर का। तो ये मैंने आपको क्या है, एग्रीकल्चर का एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया है। यही पैटर्न आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में रहने वाला है। तो ये अपन ने सारा यहां पर क्वेश्चनों का पैटर्न अपन ने देख लिया है, और जब अब आपको मैं क्वेश्चन पेपर यहां पर मॉडल पेपर सोल्व करवा रहा हूं, उस आधार पर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो विद्यार्थियों अगली कड़ी में अपन देखते हैं अपने पास जो मॉडल पेपर है इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का, ये है इस तरीके से देखिएगा, मैं आपका इसको आप पीडीएफ सेंड कर देंगे हम आपके पास। ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं, है ना। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है,
यहाँ पर दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले में जैसे इसने 10 दे दिया है ना, 10 यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जैसे यहाँ पर ये अगली स्लाइड में कुछ क्वेश्चन है, तो और देखते हैं अपन अगली स्लाइड में। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर खंड स, खंड ब, खंड इस तरीके से आपके क्या है वहां पर विभाजित करके वो प्रश्न देंगे। ये तो एक क्या है, एक नमूना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब ये जो नमूना है, इस क्वेश्चन एक तरीके से मॉडल पेपर जो है, इस मॉडल पेपर को अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे ये अपन अगली कड़ी में देखते हैं। एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इस वीडियो का विद्यार्थियों यदि इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको इसका प्रॉपर एक तरीके से पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अपन देखते हैं। अब ये तो क्या है, एक तरीके से अपन ने प्रश्न देखे हैं, अब इनका आंसर कैसे दिया जाता है तो अपन एक एक स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जैसे मैंने आपको जैसा पैटर्न आपको मैंने समझाया था वैसा का वैसा ही देखो यहाँ पर एक तरीके से मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न पढ़िएगा, दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वहां पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, जो आपको बोर्ड एग्जामिनर जो है वहां पर आपको क्या है पेपर देगा और उसका जो आंसर सीट देगा, उस आंसर सीट में क्वेश्चन नहीं लिखे, वहां पर सीधा सीधा अपने को आंसर लिखना है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बता देता हूं किस तरीके से। देखिएगा, सबसे पहला है यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई रोग कारक द्वारा फैलने वाला पशु रोग है। क्या यहाँ पर एंथ्रेक्स होगा, क्या टिक फीवर, क्या जहरबाद या पशु प्लेग होगा। मतलब ये प्रश्न आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो दिया गया है ये रोग कारक किस रोग का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहरबाद रोग। ये जहरबाद का इसका क्या है। तो अब यहां पर आपको क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ओएमआर तो मिलेगी नहीं, अब वहां पर आपको क्या है जो आंसर शीट होगी उसमें लिखना होगा। तो हमारे को सीधा क्वेश्चन एक, उसका फर्स्ट और उसका पहले का आंसर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, और सी के सामने उसका आंसर जहरबाद अपन लिख देंगे। इस तरीके से अपने को प्रत्येक प्रश्न का वहां पर आंसर देना रहेगा। ठीक इसी तरीके से जन्मजात पशु रोग है, क्या टिक फीवर, क्या गलगोटू, क्या पशु प्लेग, क्या फ्री मार्टिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री मार्टिन। तो हमारे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका सेकंड डालना है और उसका राइट आंसर क्या है, जैसे डी है और डी के सामने हम क्या लिख देंगे विद्यार्थियों, फ्री मार्टिन। तीसरा प्रश्न, भारत में प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला कहां स्थापित की गई। क्या नई दिल्ली में, क्या मद्रास में, क्या कोलकाता में, क्या मुंबई में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। तो हमें आंसर क्वेश्चन डाल के उसका आंसर लिखना है। उसके बाद केले के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का उपयुक्त आकार अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें, चारों ऑप्शन एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। और आप एनसीईआरटी मतलब 12th की किताब है, 12th की किताब आप पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर इसकी जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 30-30-30, यानी कि 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर यहां पर इसकी दूरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंदौर सीडलेस उन्नत किस्म है। क्या इंदौर सीडलेस अंगूर की है, संतरे की है, क्या नींबू की है, क्या केला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, पहले के 5 प्रश्न मैंने सोल्व करवाए। अगली स्लाइड में देखिएगा, पूरक फल वृक्ष है, यहां पर पूरक फल वृक्ष है, क्या जामुन होगा, क्या पपीता होगा, क्या आम होगा, क्या कटहल होगा। देखो, पूरक फल वृक्ष क्या होते हैं, अस्थायी फल वृक्ष होते हैं जिनको बगीचे में लगाया जाता है। और आपको पता है ये क्या होता है, जल्दी फलन के लिए लगाया जाता है। जैसे आम का बगीचा लगाया तो आम के लिए अच्छा पूरक पौधा कौन सा हो जाएगा, यहां पर पपीता हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पपीता। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर यहां पर अगला देखिएगा, ओराइजा सेटाइवा किसका नाम है। तो याद रखना है ओराइजा सेटाइवा धान का नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मक्का की फसल हेतु उपयुक्त जल मांग कितनी हो जाएगी, 500 से 800 mm हो जाएगी। इसके अलावा ग्वार की हरी खाद हेतु बीज दर हो जाएगी 20 से 25। इस तरीके से आपके पहला प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। बात समझे कि नहीं समझे, पहला प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। अर्थात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले में 10 आएंगे और 10 क्या रहेंगे, अबसद वाले रहेंगे। ये हम पहली स्लाइड में देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या है, फर्स्ट जो भाग है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के अंदर आपको देखना है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में क्या है, उत्तर लिखना है। अब यहां पर भी आपको क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन का जो है
क्वेश्चन है वो आपको पेपर में पढ़ने को मिलेगा, उसका सीधा सीधा उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर दुग्ध ज्वर एक उपापचय, तो मैंने जो अंडरलाइन किया गया है, ये मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अर्थात आंसर की जगह आपको खाली स्थान मिलेगा, ठीक है, और उस खाली स्थान में आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। तो यहां पर देखो मैं गोला लगा देता हूं, ये खाली स्थान मिलेगा आपको, ठीक है। अभी तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है, लेकिन आपको कैसे मिलेगा, दुग्ध ज्वर एक प्रकार का पशु रोग है, ऐसे खाली स्थान मिलेगा। तो फिर उस खाली स्थान में इसका आंसर क्या आएगा, उपापचय। जैसे अपन आगे पढ़ते हैं, जालोर सीडलेस फल की उन्नत किस्म है, तो खाली स्थान में आपको क्या करना है, फल का नाम बताना है। जैसे वाइटिस विनिफेरा किस्म जो है, वाइटिस विनिफेरा है, किस फल का वानस्पतिक नाम है, खाली स्थान मिल जाएगा। RMO 40 किस फसल की उन्नत किस्म है, खाली स्थान मिल जाएगा। तो अब इन खाली स्थान में आपको क्या करना है विद्यार्थियों, उत्तर देना है। बोलो बात समझ में एक नहीं आई है ना। तो इस तरीके से हमें क्या है, खाली स्थान वाले प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो दुग्ध ज्वर एक उपापचय, और जालोर सीडलेस अनार की हो गई, वाइटिस विनिफेरा अंगूर की हो गई, और RMO 40 ये मोट की हो गई। तो इस तरीके से क्या है, खाली स्थान में अपने को ये राउंड राउंड जो है ये इसके उत्तर है, जो आपको है ना वहां पर देने रहेंगे, ठीक है। चलो अगला, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है, देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में लिखिए। अब आपको तीसरे के अंदर कितने मिलेंगे, मैंने पहले बताए थे, तीसरे के अंदर कुल 8 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे, 8 प्रश्न। अब ये तीसरे के अंदर 8 प्रश्न जो मिलेंगे, इनकी क्या खास बात है, इनका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। गुरुजी ये भी कितने नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तीसरे में 8 आएंगे, वापिस रिपीट करता हूं, देखिएगा, पहले में 10 आए अबसदा वाले, ठीक है, 10 नंबर के हो गए। दूसरे में 4 खाली स्थान आ गए, तो कितने हो गए, 14 नंबर हो गए। और फिर तीसरे में 8 आ रहे हैं, तो आपको पता है प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, तो 14 + 8 कितने हो गए, लगभग 22, यानी कि 22 नंबर तो आपको पता है पूरा का पूरा एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप ही है पेपर, 22 नंबर, ठीक है। कोई भी बच्चा आसानी से क्या है, ये 22 नंबर तो ला सकता है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब देखो क्या क्वेश्चन है, सरसों की फसल में सिंचाई की कोई एक क्रांतिक अवस्था। तो आपने सिंचाई वाला जो चैप्टर पढ़ा था है ना, इरिगेशन वाला चैप्टर नंबर 3 जो है, उसके अंदर आपको पता है सिंचाई की क्रांतिक अवस्था दे रखी है। अब वहां पर हर फसल की 2-3 क्रांतिक अवस्था दे रखी है। जैसे आलू में कंद निर्माण के समय, मक्का में सिल्किंग टेस्लिंग के समय, गेहूं में शीर्ष जड़ों के जमाव के समय। तो अब वहां पर 5-6 4-5 दे रखी, तो उनमें से एक पूछ रहा है, ये देखिएगा है ना, कोई एक की बात कर रहा है, तो सारी नहीं लिखनी है। जैसे यहां पर उत्तर में, सरसों में क्रांतिक अवस्था फूल आने से पूर्व और फलियां बनते समय होती है, तो यहां पर आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी तरीके से तीसरे का दूसरा, पशुओं में पाए जाने वाले किन्हीं 2 बाह्य परजीवियों के नाम बताइएगा। बाह्य परजीवी क्या होते हैं, जो शरीर के बाहर जो त्वचा होती है, उस त्वचा पर अपना जीवन व्यापन करते हैं। आप खुद सोचिए, है कि नहीं है, क्या इसका आंसर होगा। तो जैसे जू आपको पता है, जैसे मनुष्य के शरीर पे भी क्या है, जू निवास करती है कि नहीं है, जू तथा पिस्सू, ये क्या है आपको पता है, बाह्य परजीवी है, जो पशुओं के शरीर पर क्या है, पाए जाते हैं। इसी तरीके से बीमार पशु का कोई एक लक्षण, अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहां पर जो आंसर लिख रखा है वही आप रटो, कोई सा भी बीमार पशु। अब जैसे इंसान बीमार होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कमजोर हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, उसमें शारीरिक दुर्बलता आ जाती है कि नहीं है, चल फिर नहीं हो सकता है कि नहीं है। तो ये सारी क्या है, एक बीमारी के लक्षण हैं। तो आपको क्या है, यहां पर अपना माइंड का यूज करते हुए भी आंसर दे सकते हैं। जैसे बीमार पशु के कोई लक्षण, यहाँ पशु सुस्त हो जाता है, यानी कि वो एक तरीके से आलसी टाइप आपको नजर आ जाता है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती है। कान लटके हुए हैं, आपको पता है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में कान इरेक्ट होते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर लटके हुए और बाल खड़े हुए, ये कुछ एक इसकी क्या है, विशेषता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न है, पपीता का बाग लगाते समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो आपको पता है इसके अंदर जो दूरी है, यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर, दूरी कितनी रखते हैं, 2 × 2 मीटर स्क्वायर, यहां पर क्या है अपन दूरी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अपने को एक एक शब्द में यहां पर आंसर देने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
जैसे किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक पदार्थों के, अब रासायनिक परिरक्षक पदार्थ हमें पता होना चाहिए जो किसी भी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचा सकते हैं। तो हमने आपको खूब पढ़ाया है कि नहीं है? तो कौन कौन से हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ध्यान रखना, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ध्यान रखना है, जिसको शॉर्ट में KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड लिख सकते हैं, और दूसरा है सोडियम बेंजोएट, ध्यान रखना है। तो ये क्या है? दो परिरक्षक है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग टमाटर से बने हुए उत्पाद टोमेटो सॉस केचप के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर दे रहे हैं। मिश्रित फसल को परिभाषित कीजिए। अब मिश्रित फसल कहां से आया? ये आपको पता है, चैप्टर नंबर जो आपके ड्राई फार्मिंग है, शुष्क खेती, वहां से ये क्या है? एक तरीके से डेफिनेशन दी गई है। क्या है? देखिएगा, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। तो आपको मैंने इंपोर्टेंट भी लगवा रखी है। इसके अलावा देखो, मिश्रित फसल के अलावा हम क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र की याद कर सकते हैं, अंतर फसल जो है उसको याद कर सकते हैं, है ना, रिले क्रॉपिंग याद कर सकते हैं, बहुमंजिला खेती ये याद कर सकते हैं, और भी कई सारी परिभाषाएं हैं। शुष्क खेती की परिभाषा याद रखो, भू परिष्करण की परिभाषा याद रखो, भू परिष्करण कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में है। 2 नंबर का चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मल्च किसे कहते हैं? मल्च मतलब होता है मल्चिंग। अब मल्चिंग आपको पता है कि किसी भी मृदा सतह को क्या है? ढकना, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से मृदा की सतह को ढकना, जिससे क्या है? उसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, अर्थात जल हानि नहीं होती है। तो हम आंसर लिख सकते हैं, मृदा की सतह से जल की हानि अर्थात वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पानी या प्लास्टिक परत, है ना, बनाने को हम क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किसी एक विदेशी नस्ल की गाय का नाम लिखिएगा, जैसे आपने लिखा है जर्सी, इसके अलावा होल्स्टीन फ्रीजियन लिख सकते हैं, रेड डेन लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको जो याद है, किसी एक का पूछा गया है, किसी एक विदेशी नस्ल का पूछा गया है। तो इस तरीके से अपन क्या है, ये अपना तीसरा जो प्रश्न है, इसके अंदर 8 जो प्रश्न है उनको अपन सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लघुरात्मक प्रश्न है और खंड ब अपना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब खंड ब क्या कह रहा है? देखिएगा, शब्द सीमा लगभग यहां पर आपको 50 शब्दों में देना है। यानी कि जो चौथा प्रश्न है, 4 से लेकर 15 तक जो मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर 15 तक जो है, ये क्वेश्चन आपको लगभग सभी का आंसर 50 शब्दों में देना है। कितने में देना है? 50 शब्दों में। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपके 1.5 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 1.5 नंबर का। चलो, जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न है ना, कृषि उत्पादन में सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी का महत्व आपको बताना है। एग्रोनॉमी कहाँ क्यों काम में आती है, क्या हम ऐसे पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने का कोई कारण है क्या, तो वगैरह वगैरह वो सारी चीजें इसके महत्व में आती है। हमने यहाँ पर आंसर देके आपको समझाने की कोशिश भी की है। कृषि में फसलों उत्पादन, ध्यान रखना, कृषि में फसलों उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र के फसलों उत्पादन पर निर्भर करती है। विभिन्न फसलों की खेती में सस्य क्रियाओं का योगदान महत्वपूर्ण यानी कि एग्रोनॉमी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेत की तैयारी करना, उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई, पोषक तत्व प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन उचित तरीके से करना सस्य विज्ञान। बिल्कुल, देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने कि आपको नॉलेज कैसे होगा जब तक आप सस्य विज्ञान नहीं पढ़ोगे। आपको खेत की मिट्टी के अनुसार कौन सी किस्मों का चयन करना है, बुआई का क्या तरीका होगा, बुआई कब करनी है, पोषक तत्व कितना क्या है उसके अंदर, किस तरह की वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हमें कहां से मिलेगी? यहां पर ध्यान रखना है, सस्य विज्ञान से। 2 चीज और बता देता हूं। सस्य विज्ञान जो है ये आपके ध्यान रख लेना, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ध्यान रखना, ग्रीक भाषा का शब्द है, जबकि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से क्या है, इसका महत्व अपन 50 शब्दों में, कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में अपने को देना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न और देखो आप लोग, है ना, ये रहा अगला प्रश्न, मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए। अब मृदा उर्वरता और उत्पादकता ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो देखो यहां पर मृदा उर्वरता की पूछ रहा है, तो इसका देखिएगा, जैसे प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, मृदा उत्पादकता का आपको क्या है? परिभाषित करना है। अब मृदा उत्पादकता जो है
एक तो उर्वरता होती है, एक उत्पादकता होती है। उर्वरता तो क्या है, मृदा की पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता। उत्पादकता कितना उसके अंदर अपने को उत्पादन मिल रहा है। देखिएगा यहां पर मृदा उत्पादकता का आशय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। कितना है, क्या है, पैदावार देने की क्षमता से, यानी कि प्रति हेक्टेयर कितना उसका उत्पादन हो रहा है। इसे साधारण रुपए में प्रति हेक्टेयर या उपज के रूप में या रुपयों में इसको आंकते हैं। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि जो उत्पादकता हमारे को मिली है उसको मार्केट में बेचेंगे तो उसको किस में काउंट करेंगे, पैसे में ही तो काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपन आंसर दे सकते हैं। अगला है खरपतवार नियंत्रण के 3 यांत्रिक उपाय। अब इसके जैसे यहां पर आंसर नहीं दे रखा है तो मैं लिख के बता देता हूं। जैसे यहां से हाथ से खरपतवार निकालना, हाथ से खरपतवार निकालना, ठीक है। जैसे और देखो, निराई गुड़ाई करना, गुड़ाई करना, पलवार यानी कि मल्चिंग, तीसरा अपन लिख सकते हैं पलवार यानी कि मल्चिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है इसके 3 यांत्रिक यानी कि 3 इसके अपन क्या कर सकते हैं, यांत्रिक जो तरीके हैं वो अपन यहां पर लिख सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला यहां पर देखते हैं सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं। सापेक्ष खरपतवार का एक उदाहरण लिखिएगा। अब सापेक्ष और निरपेक्ष अपन ने फसल और खरपतवार संबंध के आधार पर मैंने आपको क्या है यहां पर एक तरीके से ये बताया था आपको कि सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं और निरपेक्ष खरपतवार क्या होते हैं। तो उनमें से एक यहां पर परिभाषा पूछ ली गई है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी है। पर देखो सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं, सापेक्ष खरपतवार का एक उदाहरण दीजिएगा। तो देखो इस वर्ग में फसलों के वे पौधे जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करते हैं तथा वे स्वतः ही उग जाते हैं। यानी कि मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिएगा अपना क्या है, वहां पर मान लीजिएगा गेहूं का खेत है, उस गेहूं के खेत में जैसे 2-4 पौधे चने के या सरसों के या किसी और फसल के आ गए। अर्थात देखो सापेक्ष में क्या होता है, खरपतवार भी फसल का पौधा ही रहेगा और फसल जो है वो तो फसल है ही सही, लेकिन किसी भी फसल में यदि किसी दूसरी फसल के 4-5-7-8-10 पौधे उग जाए ना, वो होता है सापेक्ष खरपतवार। तो आपको यही पूछा गया है। देखिएगा इस वर्ग में फसलों के वे पौधे, फसल के पौधे ही रहेंगे। किसके पौधे रहेंगे, फसलों के पौधे जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है तथा ये स्वतः ही उग जाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में चना उग गया, सरसों उग गई, मटर का पौधा उग गया, तो इसे सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। यह समस्या अशुद्ध बीज की बुआई से उत्पन्न होती है। अशुद्ध बीज का मतलब यह होता है कि जब आप क्या है बीज का चयन कर रहे थे तो बीज क्या है उसमें 2-3 फसल के मिक्स थे। अर्थात जैसे उसमें गेहूं की बुआई कर रहे थे तो उसमें कहीं पे भी आपको चने के बीज नहीं रखने हैं। आदर्श जेली की पहचान, अगला प्रश्न है आपका। जेली इंपोर्टेंट है, याद रखना है, जेली से क्वेश्चन आएगा। अब एक जो जेली जो है इसकी क्या पहचान होती है, तो देखिएगा आंसर क्या देना है। जैसे जेली चमकदार है, आकर्षक है, पारदर्शक, ध्यान रखना है पारदर्शक होती है, एवं खड़ी होने पर पात्र में रखी जावे तो वैसा का वैसे आकार यहां पर क्या है ले लेती है। चाकू से काटने पर चमकदार टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और फलों का वास्तविक सुगंध व स्वाद होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है जेली की अपन कोई भी 3 विशेषता लिख सकते हैं, ये जेली के लिए इसका आंसर है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है फल परिरक्षण व्यवसाय के विकास में बाधक कोई 3 समस्याएं लिखिएगा। हम फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फल परिरक्षण उद्योगशाला अपन लगाते हैं, तो यानी कि उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो वो दिक्कत यहां पर बताई गई है। देखो फल परिरक्षण व्यवसाय में के बाधक में यहां पर कौन कौन सी है, वांछित किस्म की उचित समय पर फल तथा सब्जियां उपलब्ध नहीं होना, पहली समस्या। सहायक पदार्थों जैसे शक्कर, नमक, परिरक्षक पदार्थ आदि के गुणों में भिन्नताएं और पैकेजिंग सामग्री की अनुपलब्धता और उसकी क्या है महंगाई, अर्थात वो महंगा होना। तो ये 1 2 3 ये क्या है इसके निर्माण में आने वाली समस्याएं हैं, यानी कि आपको इनकी पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। राठी नस्ल की गाय की कोई 3 विशेषताएं। अब राठी जो है राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं इसको,
इसकी क्या क्या विशेषताएं है? नस्ल के पशुओं का रंग हल्का सफेद, हल्का लाल रंग के जैसे काले या लाल धब्बे होते हैं। शरीर जो है ढीला, यानी कि आपको पता है उसका शरीर यानी कि त्वचा लटकी हुई रहेगी, ढीला ढाला, ध्यान रखना, ठीक है, ढीला ढीला ढाला मध्यम आकार का, यहां पर क्या है ध्यान रखना, चेहरा चौड़ा, इसके बाद देखिएगा त्वचा ढीली, सींग छोटे मोटे, गर्दन छोटी, गल कंबल लटकता हुआ तथा पूंछ उसकी लंबी, ये दूसरी विशेषता। राठी गाय का भार लगभग इतना 350 से 350 से 380 किलोग्राम, और नर का जो होता है 500 से आपके 550 किलोग्राम इसका भार रहने वाला। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगला, मुर्रा नस्ल की भैंस का उत्पत्ति स्थान। देखो अब यहां पर आपको केवल उत्पत्ति स्थान पूछा गया है और साथ ही इसकी कोई दो विशेषताएं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, जैसे 1.5 नंबर का है तो उत्पत्ति स्थान इसमें क्या हो गया, आधे नंबर का हो गया, और दो विशेषताएं वो आपके क्या है, आधे आधे, तो टोटल हो गए ना। देखो मैं आपको रिपीट करके बताता हूं, उत्पत्ति स्थान ये जैसे आधे नंबर का हो गया, ठीक है, क्लियर है। दो विशेषताएं, एक विशेषता आधे नंबर की प्लस दूसरी विशेषता आधे नंबर की। अब देखो इस क्वेश्चन को, उत्पत्ति स्थान आधे नंबर का हो गया, एक विशेषता आधे नंबर की, दूसरी विशेषता आधे नंबर की, बोलो हुआ कि नहीं हुआ 1.5 नंबर का? तो बिल्कुल ये 1.5 नंबर का हो गया। चलो, मुर्रा भैंस का उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बद्दावर, है ना, बद्दावर स्थान इसका क्या है, मूल स्थान है, ध्यान रखना है। विशेषताएं, तांबे जैसी लालिमा बादामी रंग होता है, सिंग चपटे मोटे पीछे की ओर मुड़कर देख, ऊपर पीछे की ओर मुड़े हुए और अंदर की ओर क्या हुए, धसे हुए होते हैं, याद रखना है। इसके बाद 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इस संस्थान में विकसित कोई दो संकर, है ना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो आपको पता है ये एनडीआरआई की बात कर रहा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहां है, अपना करनाल हरियाणा में हो जाएगा। और करनाल हरियाणा के द्वारा गाय की दो नस्लें, करण स्विस और करण फ्रीस, ये याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्या है, ये 12वां प्रश्न अपना कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थल एवं इसकी कोई दो विशेषताएं। तो अब आपको पता है इसका मूल स्थान कहां है, गुजरात के गिर, इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात के गिर जंगल इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, ये काठियावाड़, और ये भी लिख सकते हैं अपन, ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। और इसकी विशेषता, शरीर भारी भरकम लंबा होता है, रंग काला व सिर भारी तथा उठा हुआ होता है, सींग चौड़े गर्दन की तरफ मुड़े हुए होते हैं, सींग के आगे का भाग छल्लेदार होता है। ये इसकी क्या है, जाफराबादी भैंस जो है इसकी विशेषताएं हैं, याद रखना है। जाफराबादी, मैं एक और बता देता हूं, इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं इसको, मिनी एलिफेंट, याद रखना है, मिनी एलिफेंट के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसमें 14वां क्वेश्चन, स्वस्थ पशु के कोई 3 लक्षण बताइए। अब पहले आपको रोगग्रस्त पशु के पूछे गए थे, अब हेल्दी पशु के आपके क्या है, लक्षण पूछ रहा है। आप खुद सोचो, एक स्वस्थ पशु होता है उसके क्या क्या लक्षण रह सकते हैं, जैसे पशु की शारीरिक मानसिक व कायिकीय समस्याएं सामान्य रूप से होती है, उसका शरीर फिजिकली मेंटली वो सारी चीजें उसमें सही ढंग से होती है। देखने पर चौकन्ने यानी कि कान उसके चौकन्ने होते हैं, और वो एक तरीके से आपको पता है अपन कह सकते हैं एक्टिव होता है, कान खड़े हुए, चमड़ी चमकदार, बाल चमड़ी से लगे हुए रहते हैं, ध्यान रखना। शरीर का तापमान, श्वसन गति, नाड़ी गति सामान्य होती है। ये सारे के सारे क्या है, आपको पता है इसके लक्षण हैं, किसके, स्वस्थ पशु के। इसी तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं, खुरपका मुंह पका, एफएमडी किसके बारे में बात कर रहा है, ये एफएमडी के बाद FMD फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में बात कर रहा है। इसका रोग कारक लिखना है और साथ के साथ ही आपको दो लक्षण लिखने हैं। तो यह रोग एक वायरस की 7 प्रजातियां AOC, सेट 1, सेट 2, सेट 3, इस तरीके से यहां पर, और एशिया सेट ध्यान रखना है, ठीक है, AOC सेट 1, सेट 2 और सेट 3 एशिया सेट मुख्य वायरस प्रजातियां हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी रोगजनक हो गया। अब इसके लक्षण देखो क्या क्या है, देखो रोगी पशु को लगभग 105 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का बुखार आ जाता है, मुंह में छाले होने से लगातार लार गिरती है जिससे चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पर रोग कारक और प्लस इसके लक्षण अपन ने देखे हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर खंड स अपना प्रारंभ हुआ। खंड स की अपन बात करें तो इस खंड स के अंदर आप देखिएगा, यहां पर 16, 17, 18
3 प्रश्न आपके रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार आपके 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का रहेगा, ध्यान रखना। और इनकी जो उत्तर सीमा होगी लगभग कितने शब्दों में देनी है? 100 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर ट्रेंच विधि आपने पढ़ी होगी, देखिएगा ट्रेंच विधि में आपको इसका वर्णन करना है। जैसे कि आंसर देने का क्या पैटर्न रहेगा, इस विधि में 6 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई व 1 मीटर गहराई की अपन ट्रेंच है ना यहाँ पर खोदते हैं। लंबाई चौड़ाई जो है ट्रेंच की वो बढ़ाई भी जा सकती है, परंतु इसकी गहराई जो है वो नहीं बढ़ाते हैं, गहराई फिक्स रखते हैं। इस विधि में बिछावन मल मूत्र को गड्ढे के आधे भाग में, यानी कि इसके अंदर काम में आने वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बिछावन, मल मूत्र आदि को गड्ढे के आधे भाग में भरते हैं। जब गड्ढे का आधा भाग भरते भरते भूतल से आधा मीटर ऊंचा हो रहता है तो उसे गोलाकार या डोम आकार का अपन क्या कर देते हैं? रूप देकर, है ना, गोबर तथा मिट्टी के मिश्रण से लेप कर देते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? आधा भाग भर जाने के बाद गड्ढे के दूसरे भाग को भरकर इसी प्रकार का लेप कर देते हैं। अर्थात आपको इस तरीके से गड्ढा होगा, इस गड्ढे में जैसे ये पेस्ट भाग है ये भर गया, इसको फिर दूसरे को भरना है। ठीक है, जब दूसरा भर जाएगा तब तक पहले की क्या है? खाद यहाँ पर बन जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, इसमें गड्ढे के दूसरे भाग को भरकर इस प्रकार की लेप करते हैं। इस विधि की विशेषता है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तब पहले ढेर की खाद सड़कर तैयार हो जाती है। अर्थात इस विधि की सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको 12 महीने क्या है? खाद मिलने वाली है, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका आंसर बताया, इस तरीके से आंसर देना है। अगला प्रश्न, गाय की किन्हीं 2 नस्लों की उत्पत्ति स्थान और उपयोगिता लिखे। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये पैटर्न बता रहा हूं मैं, है ना, ये नहीं कि परीक्षा में ये आएगा, है ना, परीक्षा में इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा ये सर हाँ आपने बताया ये आएगा, नहीं, ये पैटर्न बता रहा हूं। अगले 4 मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर जो मैं लेके आऊंगा डेफिनेटली उनको आपको अच्छे से सोल्व करना है। ये तो मैं केवल आपके सामने एक नमूना लेके आया हूं, इसमें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसे पहली है हरियाणवी, इसका मूल उत्पत्ति स्थान हरियाणा का सेक्टर है, याद रखना है, ऐसा आंसर देना है। यह नस्ल रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली व पंजाब में पाई जाती है। तो ये तो उत्पत्ति से संबंधित इसकी बातें हो गई। अब इसकी उपयोगिता क्या है? इस गाय का दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है और बैल जुताई व गाड़ी खींचने के काम आते हैं या अच्छे माने जाते हैं। इस तरीके से अपन दूसरी ये एक विशेषता लिख सकते हैं। दूसरी जो है यहाँ पर अपन बात करें नागौरी, नागौरी का उत्पत्ति स्थान राजस्थान में जोधपुर और नागौर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। अब इसकी विशेषता है नागौरी, आपको पता है इसमें चौड़ी छाती, लंबे पैर, मजबूत पैर होते हैं, तो आपको पता है ये बोझा ढोने और कृषि कार्यों के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो क्या उपयोगिता है? इस नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 600 से 900 लीटर, दूध ज्यादा रहेगा ही नहीं क्योंकि कृषि कार्य के लिए बेस्ट मानी जाती है। बैल कृषि कार्य व गाड़ी खींचने के लिए उत्तम माने जाते हैं। ठीक है, तीसरी यहाँ पर आपको तीसरी जो है वो है जर्सी, इसका मूल उत्पत्ति स्थान इंग्लिश चैनल, जर्सी द्वीप, याद रखना है। उपयोगिता, इस नस्ल की गाय का दूध उत्पादन लगभग आपको पता है जर्सी तो दूध के लिए फेमस मानी जाती है, तो 4000 से 4200 लीटर इसका प्रति ब्यात दूध होता है। और बैल कृषि कार्य तो अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि दूध के लिए है तो कृषि कार्य के लिए कैसे होंगे। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, ये भी आपके क्या है उसी अंदाज में है, कैसे आपको लगभग इसका कितने शब्दों में आंसर देना है? तो लगभग 100 शब्दों में, और ये 3 नंबर का रहेगा। फलों का बाग लगाने की वर्गाकार विधि। अब यहां पर आपको एक विधि का क्वेश्चन मिलने वाला है। यहां पर वर्गाकार विधि की इसने बात की है, और वर्गाकार विधि आपको पता है, मैंने बताया था इस तरीके से एक वर्ग होता है, वर्ग में आपको पता है ना चारों भुजाएं जो है वो इक्वल रहने वाली है, और सबसे ज्यादा इस वर्गाकार विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखो इस तरीके से अपन डायग्राम बना देंगे इसका, और अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। वर्गाकार विधि, यह विधि सबसे सरल, उत्तम और सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। क्यों? क्योंकि इस विधि के अंदर क्या होता है, R इंटू आर और P इंटू पी क्या होता है, दोनों चीजें एक समान होती, इसलिए क्या है ये आपको पता है ना सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है, इस विधि में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी का अंतर समान रखा जाता है, बता दिया मैंने। इस विधि में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे के समान दूरी पर निशान लगाकर क्या है रेखाएं खींची जाती है। जिस स्थान पर रेखाएं आपस में काटती है वहां
अपने को क्या लगाना होता है, पौधे लगाना होता है। और इसमें क्या है, बाग जो है वो सघन भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या है, एक समान रहती है। तो ये हो गया आपके क्या है, कौन कौन सा क्वेश्चन, 17, 18, 19। ये 3 क्वेश्चन जो है ये आपके 100 शब्दों वाले हैं और 3-3 नंबर इनके मार्क्स रहेंगे। ठीक है, लास्ट। अब देखिएगा आप लोग, अब यहां पर आपको कोई एक बड़ा क्वेश्चन देगा वो। ठीक है, यहां पर बड़ा क्वेश्चन है, जैसे बड़ा क्वेश्चन ये आपके, पहले तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। लगभग इसका आपको 200 से 250 शब्द, थोड़ा यहां पर दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूं, 200 से 250 शब्दों में इसका आंसर देना है। और ये क्वेश्चन रहेगा आपके 4 नंबर का। अब इस क्वेश्चन की खास बात मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आएगा आपके किसी भी फसल का आएगा। अपने फसलों उत्पादन चैप्टर पढ़ा है, उसमें 30 फसलें हैं, उनमें से आपको क्या है 2 फसलें देंगे। जैसे मान लीजिएगा मक्का और चावल या गेहूं बाजरा। अब इनमें से 2 जो आपको दिए हैं, इनमें से जो आपको अच्छा आता है वो कीजिएगा। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे यहां पर गेहूं का दे दिया है और अगली स्लाइड में जैसे यहां पर दे रखा है मूंग है और एक है गेहूं। अब ये 2 है, दोनों फसलों के हैं, मूंग दाल वाली फसल है और गेहूं अनाज वाली फसल है। तो अब इन दोनों में से आपको जो बढ़िया आता है, जो कंठस्थ याद है, हूबहू याद है आपको, उसका आंसर दीजिएगा। दोनों नहीं करना है, अथवा का मतलब है दोनों में से एक करना है। क्लियर है? चलो, जैसे कि अपन देखते हैं, गेहूं की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अब यहां पर आपको 4 बिंदु देगा और प्रत्येक बिंदु वो एक एक नंबर में विभाजित करेगा। जैसे बुआई का समय और विधि हमें पता होना चाहिए, गेहूं की बुआई कब होती है और इसकी क्या विधि है। बीज दर व बीजोपचार, 4 उन्नतशील किस्में और उपज प्रति हेक्टेयर, ये 4 बिंदु आपको यहां पर दिए गए हैं। जैसे कि आपको आंसर किस तरीके से देना है मैं पढ़ के बता देता हूं। बुआई का समय व विधि, अब सबसे पहले गेहूं के बारे में आप लिखने जा रहे हो तो गेहूं के बारे में ये तो पता होना चाहिए कि ये रबी का है, खरीफ का है कि नहीं है? गुरुजी ये खरीफ का तो है नहीं, क्योंकि खरीफ सीजन बारिश में आता है और आपको पता है खरीफ सीजन जो बारिश में आता है उसमें अपन गेहूं की बुआई नहीं करते। गेहूं की बुआई तो अपन सर्दी में करते हैं और सर्दी वाला सीजन रबी का होता है। इसका मतलब इसका जो टाइमिंग होगा ऑटोमेटिक निकल के आएगा। रबी सीजन अपन जानते हैं कब होता है। देखो, असिंचित सेक्टर में बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, ये असिंचित सेक्टरों में। असिंचित सेक्टर का मतलब ये होता है जहां पर पानी की समस्या है। सिंचित सेक्टरों में आप कर सकते हैं लगभग अक्टूबर से 7 नवंबर तक। ध्यान रखना, इस तरीके से क्या है ये बुआई का समय हो जाएगा। उसके बाद विधि में क्या लिखना है, कतार से कतार की दूरी, यानी कि आपको पता है R इंटू R इसमें कितना रहने वाला है, लगभग 20 से 22.5 सेंटीमीटर रहने वाला है। तथा पौधे से पौधे यानी कि P इंटू P कितना रहने वाला है, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता है, ये चीजें किस में आती है, ये बुआई की विधि में आती है। किस में आती है बोलो, बुआई की विधि में आती है, याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये बुआई की विधि हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोल रहा है बीज दर और बीजोपचार। तो अब हमें यहाँ पर बीज दर देखिएगा, यहाँ पर लिख रखी है, देखो सामान्य बुआई याद रखना है, असिंचित व लवणीय सार जो है वहां पर आपको पता है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अर्थात सामान्य बुआई की तुलना में यहाँ पर हम क्या है ज्यादा बीज दर रखते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सामान्य बुआई तो सामान्य बुआई में 100 किलोग्राम ले लेंगे, और असिंचित सेक्टर असामान्य इलाका या लवणीय सारीय है, वहां पर बीज अंकुरण की समस्या होती है, इसलिए वहां पर 20 से 25% ज्यादा अपन लेंगे, याद रखना। डिबलर विधि से पूछा जाए तो आपके 30 से 40 किलोग्राम हो जाएगा, याद रखना है। अब बीजोपचार कैसे करते हैं सर आप बताओ। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें जो बीमारियां होती है, चाहे वो कवक जनित बीमारी हो, चाहे वो विषाणु जनित बीमारी हो, या हम बात करें जीवाणु जनित, इन बीमारियों से बचने के लिए उस बीज को उपचारित किया जाता है। जैसे यहाँ पर ईयर कोकिल व टुंडू रोग के लिए ग्रसित बीजों को 20 से लगभग यहाँ पर 20 नहीं है, ये 2% है, 2% नमक के घोल में, ध्यान रखना 2% नमक का घोल काम में ले सकते हैं। 2.5 ग्राम थायराम ले सकते हैं, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2.5 ग्राम थायराम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, जरूरी नहीं कि आप दोनों लिखे, एक लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है अपन इनमें बीजोपचार कर सकते हैं।
उन्नतशील किस्मों में 4 उन्नतशील किस्में जो आपको याद आती है, कल्याण सोना है, सोनालिका है, ये सारी की सारी क्या है, गेहूं की ही है। इनमें से यहां पर जैसे राज 1482, राज 3077, राज 3765, HD 2329, ये गेहूं की किस्में। और लास्ट आपसे पूछा गया था उपज, 50 से 60 क्विंटल इसकी जो उपज है उन्नतशील और बोनी किस्मों से होती है, और असिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 क्विंटल। तो इस तरीके से अपन आंसर देंगे, और ये आंसर देने के बाद हमारे को एग्जामिनर 4 में से 4 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न रहेगा। अगला देखो, ये अथवा में, अब मैं इसको बता नहीं रहा हूं, वो पहले बता दिया मैंने, ये अथवा का है। इनमें से आपको मूंग आता है तो मूंग करना था, और यदि आपको गेहूं आता है तो देखो, मेरे को गेहूं, मतलब आपको गेहूं अच्छे से आता है, और मेरे को भी क्या है, गेहूं ही समझाना था आपको, क्योंकि एक 6 अनाज वाली फसल जो है उनमें से आपको पता है एक फसल 100% आएगी। इसलिए अपन दूसरी फसलें याद करें उससे पहले सबसे पहले हम 6 अनाज वाली जो है वो हमारे को अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो मूंग की खेती भी बुआई का समय, बीज दर, बीजोपचार, 4 उन्नतशील और उपज प्रति हेक्टेयर, यहां पर आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट प्रश्न आपके, ये अमरूद की वैज्ञानिक खेती। बिल्कुल, अब एक प्रश्न आपको फसल से मिला तो एक आपको फलों से मिलेगा, है ना। फल कहाँ है, आपके उद्यान विज्ञान में मैंने पढ़ाए थे, है ना, चैप्टर नंबर 10, याद है ना, फ्रूट प्रोडक्शन। अब उसमें 12 फल हैं, उन 12 फलों में से 2 फल आपको देंगे, अब 2 में से एक आपको करना रहेगा, अर्थात तो 2 फल आएंगे, उनमें से एक अथवा में रहेगा। ठीक है, जैसे मैं समझाऊं, आम और अमरूद। अब इनमें से आम बढ़िया आता है तो आम को कीजिए, अमरूद बढ़िया आता है तो अमरूद को कीजिए। तो इस तरीके से क्या है, अपन यहां पर देख सकते हैं। जैसे यहां पर भी आपको पता है 4 पॉइंट देगा, वो क्या लिख रखा है, अमरूद की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक है, जैसे यहां पर भूमि व जलवायु, पादप प्रवर्धन, 4 उन्नतशील किस्में और पौधे लगाने की विधि। तो यहां पर आपको उसी तरीके से, जैसे भूमि व जलवायु, तो सबसे पहले जलवायु लिखनी है, उष्ण उपोष्ण जलवायु। इसके बाद इसके लिए तापमान वगैरह, बारिश वगैरह आपको याद है तो लिखिए। मिट्टी आपको पता है, लगभग सभी फल वृक्षों के लिए मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था, बलुई दोमट मिट्टी अपन काम में लेते हैं। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा पादप प्रवर्धन, तो पादप प्रवर्धन देखो यहाँ पर लिख रखा है, जैसे यहाँ पर वानस्पतिक तरीके से होता है, और लास्ट में देखो स्टूलिंग, लेयरिंग या माउंड लेयरिंग, ये इसका प्रवर्धन का तरीका है। उन्नत किस्में यहाँ पर कौन कौन सी किस्में, 4 की पूछी गई है, तो कोई सी भी, जैसे यहाँ लिखी हुई है अर्का मृदुला, अर्का मूल्या, अर्का किरण, अर्का रश्मि, ये नवीन किस्में हैं। ठीक है, तो इसके अलावा तो आपसे पूछी नहीं गई है, 4 ही पूछी गई, तो 4 का आंसर देना है। इसी के बाद पौधे लगाने की दूरी, पौधे लगाने की विधि। अब पौधे लगाने की विधि में क्या आता है, पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या दूरी रहती है ना, पौधे से पौधे याद है ना। तो इसके अंदर आपको पता है 6 × 6 ये इसकी दूरी होती है, 6 × 3 ये सघन बागवानी के लिए होती है, और गड्ढे का आकार वगैरह ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम 4 क्वेश्चनों, 4 बिंदुओं के अपन आंसर देंगे तो ये कंप्लीट क्वेश्चन अपना हो जाएगा। इसके अथवा में देखो, इसके अथवा में देखो, इसके अथवा में जैसे आम दे रखा है, ठीक है, आम के भी 4 पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे हैं। इन 4 पॉइंटों के अंतर्गत आपको आंसर देना है। इस तरीके से विद्यार्थियों, मैंने आपको ये एक प्रश्न पत्र जो था, मॉडल पेपर था, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का आपको सोल्व करवाया। अब अगली बार क्या है, मैं आपको आंसर, वहां पर आंसर खुद आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, इस बार तो मैंने आपकी सुविधा के लिए आंसर में लिख के लाया, लेकिन अगली बार आपको हम क्या करेंगे, आंसर्स हम बताएंगे आपको, क्वेश्चंस आंसर्स वहां पर सारी चीजें समझनी रहेगी। ओके विद्यार्थियों, सभी को इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा, कृषि जो 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, उन तक आप इस क्लास का जो PDF है, लिंक है, जो भी है, उसको आप एक बार पहुंचाइए। धन्यवाद विद्यार्थियों।